अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल शानिल हुसैन। आई होप आप सब ठीक होंगे। पाकिस्तान के हेड कोच व्हाइट बोल्ट फॉर्मेट के जो हेड कोच है माइक हैसन, आज उनकी मीडिया टॉक हुई रावलपिंडी में। तो बहुत सारे क्वेश्चंस किए गए उनसे। तो वन बाय वन हम थोड़ा सा उन पे डिटेल में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। पर आगे बढ़ने से पहले आपको रिक्वेस्ट होगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हुआ वो हुआ कि आपने फखर जमान को ड्रॉप किया, क्योंकि ऑब्वियस बात है कि फखर जमान बड़ा एक्सप्लोसिव बैटर है और वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि फखर जमान जो है वो ड्रॉप हो जाएगा टीम से। बट जो रिप्लाई किया माइक हैसन ने, that we have had a conversation with Fakhar Zaman. He wants to make a comeback in ODI, so we have given him a break from T20s to work on his technique. तो पहली तो बात यह है कि 108 टी20 मैचेस खेलने के बाद भी अगर उसको टेक्निक ठीक करने की जरूरत है, तो नाउ इट्स टाइम फॉर फखर जमान टू से गुड बाय टू इंटरनेशनल क्रिकेट। क्योंकि माइक हैसन आपका हेड कोच बोल रहा है कि आप टेक्निक पे जाके काम करो। 108 मैचेस हैं आपके इंटरनेशनल टी20 फॉर्मेट में, एंड स्टिल ही सेइंग कि फखर को जो है टेक्निक पे काम करने की जरूरत है। फखर जमान हैज ऑलवेज बीन अ ग्रेट ग्रेट प्लेयर इन ओडीआईज, बट इन टी20 ही हैज स्ट्रगल्ड अ लॉट। इन जनरली आप 108 टी20 मैचेस में अगर उसकी परफॉर्मेंस देखेंगे तो उसकी जो एवरेज है वो 20-21 की एवरेज है, और स्ट्राइक रेट भी इतना कोई हेल्दी स्ट्राइक रेट नहीं है कि हम बोले कि हाँ 150 का या 160 का स्ट्राइक रेट है। उसका इतना स्ट्राइक रेट जो है वो इतना खास नहीं है। टी20 में पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ। ओडीआई का तो वो तो क्वेश्चन मार्क ही नहीं है उसकी परफॉर्मेंस पे, ना ही उसकी प्लेस पे। बाकी ऑब्वियस बात है कि उन्होंने ये भी बात बोली कि उनको डोमेस्टिक जाएं और डोमेस्टिक खेलनी चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपका जो हेड कोच है कि वो आपको इंसिस्ट कर रहा है कि आप जाएं और आप फर्स्ट क्लास में जाके अपने आप को परफॉर्म करें, और अपनी जो खामियां हैं, जितनी भी खामियां हैं, तो वो जाके आप ठीक करें। बट कीपिंग इन माइंड, आप इतने मैचेस खेल चुके हैं, सो आपकी जो टेक्निक है वो एक्सपोज हो रही है। ये माइंड में मत सोचना कि 108 या मैंने इतने ओडीआई मैचेस खेले हैं तो मुझे कोई टेक्निक पे क्वेश्चन नहीं कर सकता। तो अभी जो बाबर आजम जो सबसे बेहतरीन बैट्समैन बोला जाता था ना कि पाकिस्तान के टेक्निक वाइज बहुत बेहतरीन बैटर है, तो वो भी एक्सपोज हुए हैं भाई। तो देयर इज नो वन इन द वर्ल्ड के जो बिल्कुल परफेक्ट हो। दूसरा क्वेश्चन ऑब्वियस बात है कि मोहम्मद हारिस, क्योंकि मोहम्मद हारिस पे जिस तरीके से इनको कॉन्फिडेंस था, चाहे आगा सलमान कैप्टन जो है टी20 के उसकी बात करूं या माइक हैसन की बात करूं, तो मोहम्मद हारिस पे सबका कॉन्फिडेंस था कि मोहम्मद हारिस जो है वो बड़ा टैलेंटेड है और उसमें पोटेंशियल है टू बिकम अ गुड प्लेयर। बट मैंने हमेशा मोहम्मद हारिस पे एक ही बात बोली है कि मोहम्मद हारिस के पास ना गेम अवेयरनेस है, ना उसके पास टेक्निक है। एक टेक्निक होती है, एक होती है गेम अवेयरनेस, वो दोनों चीजें उसके पास नहीं है। तो माइक हैसन ने जो इस पे बोला कि हारिस हैज बीन गिवन अ प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, he will be the first to admit that he hasn't made the most of them. I wouldn't say his career is over, but he needs to work on his decision making with the bat. Even in domestic cricket he averages 17 with the bat, the same in the international. तो हम भी यही बात करते थे मोहम्मद हारिस पे कि भाई मोहम्मद हारिस की एवरेज जो है वो कम है। मोहम्मद हारिस से पहले पहले जिसकी प्लेस बनती थी टी20 फॉर्मेट में वो थे हसीबुल्ला। आपने हसीबुल्ला को चांस नहीं दिया, क्योंकि हसीबुल्ला के साथ कंटिन्यूअसली इनजस्टिस होता हुआ आया है, चाहे आप पीएसएल में देख लें, चाहे आप इंटरनेशनल क्रिकेट में देखें। उसको इतने कंसिस्टेंसी के साथ चांसेस नहीं मिलते। बट इस पे मैं एक काउंटर क्वेश्चन करूंगा। मेरा एतराज ये कि आपने हारिस का बोला कि हारिस को कंटिन्यूअसली चांसेस मिले हैं बट ही कुड नॉट डिलीवर। हाउ अबाउट साइम अयूब? उसको और कितने चांसेस चाहिए? साइम अयूब के 48 टू 49 टी20 इंटरनेशनल मैचेस हुए हैं। उसकी क्या परफॉर्मेंस है? जस्ट बिकॉज के वो बॉलिंग करता है और वो आपको एक दो विकेट लेके देता है, तो इट डजंट मीन कि आप उसकी बैटिंग पे बात ही नहीं करेंगे। ये बड़ा इनजस्टिस है। और ये जो माइक हैसन की जो स्टेटमेंट है ना, तो इससे जो मोहम्मद हारिस के ऊपर जो इफेक्ट पड़ेगा ना, वो बहुत गंदा इफेक्ट पड़ेगा आई वुड से। क्योंकि आपका एक हेड कोच है, वो ही आपको बैक नहीं कर रहा। अगेंस्ट वो मीडिया के सामने आके ये बोल रहा है कि मोहम्मद हारिस ने अपने साथ इनजस्टिस किया है और ही इज एवरेजिंग 17 इन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एज वेल। तो ये एक अच्छा, मैं बोलूंगा कि माइक हैसन की स्टेटमेंट अच्छी नहीं है, बट इससे हारिस के ऊपर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वो जाए, हार्डवर्क करे डोमेस्टिक में, और अपनी चीजों पे, अपनी टेक्निक पे, अपनी गेम अवेयरनेस पे काम करे। ये पॉडकास्ट में बैठना और वहां पे बैठ के खामखा की बातें करना, इनको रोकना चाहिए। मीडिया, पीसीबी की मीडिया मैनेजमेंट को भी रोकना चाहिए, और इनको खुद को भी इस बातों से जो है वो परहेज करना चाहिए कि यार हमने अभी कुछ अचीव ही नहीं किया कि हम किसी के बारे में कमेंट दें।
क्योंकि आपने मोहम्मद हारिस ने खास तौर पे जिस प्लेयर के बारे में कमेंट किया था ना, तो दैट पर्सन हैज अचीव्ड मोर देन हारिस। तो हारिस को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी पॉडकास्ट में, और तभी ही उसको इतना क्रिटिसिज्म मिला था कि भाई आप अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान दें, रादर देन कि आप पॉडकास्ट में बैठ के आप दूसरे लोगों को मशवरे दे रहे हो, आपकी अपनी परफॉर्मेंस कुछ भी नहीं है। तीसरा सवाल ऑब्वियस बात है कि माइक हाइसन से पूछा गया कि आपका जो 15 प्लेयर्स का जो स्क्वाड है फॉर द वर्ल्ड कप 2026 वो क्या होगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो हम इंडिया में नहीं खेलेंगे, वो हम श्रीलंका में खेलेंगे, और श्रीलंकन कंडीशंस में स्पिनर्स को बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। तो उस पर जो जवाब दिया कि वी हैव द मेजोरिटी ऑफ दोज प्लेयर बट देयर इज अ कंपटीशन इन स्पिन। We have added Usman Khan, जो wicket keeper batter है, who is a very good prospect for us. There is also a competition in wicket keeping, and with Fakhar coming back to the top order, that will create even more competition. अब पहली बात तो उस्मान हैज प्लेड फॉर पाकिस्तान, और हमें भी पता है कि उस्मान खान की कितनी गेम है अगेंस्ट दी क्वालिटी स्पिनर्स, वो एक्सपोज हुआ है। बट अगर आपका हेड कोच साहब जो है वो बोल रहे हैं कि ही इज अ वेरी गुड अगेंस्ट स्पिनर्स, तो हमें पता लग जाएगा वो श्रीलंका में कि वो कितना अच्छा स्पिनर है, क्योंकि वो क्वालिटी स्पिनर्स के अगेंस्ट जब भी खेला है तो वो एक्सपोज हुआ है। पीएसएल में ठीक है उसकी परफॉर्मेंस आती है, बट पीएसएल आपका जो है वो क्राइटेरिया नहीं है, और क्राइटेरिया होना भी नहीं चाहिए सिलेक्शन का फॉर द इंटरनेशनल टीम। बाकी दूसरी बात ये थी कि एशिया कप की परफॉर्मेंस जो है वो आपकी इतनी अच्छी नहीं रही, और आपने चौक किया फाइनल में। तो उस पर बोला कि वी वुडंट से, आई वोंट से वी चौक इन एनी गेम, वी वॉन 15 आउट ऑफ आवर लास्ट 21 मैचेस। इसका मैं अभी जवाब दे दूं तो उसमें आप टीम्स भी देख लो। पहली बात कि आपने कितनी कौन सी टीम्स से जीते थे, यूएई, ओमान, बांग्लादेश, उनसे आप जीते हो। अगर उन आपका का क्राइटेरिया ये कि आप और आपकी हैसियत ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ इनसे जीत के आप बताएंगे कि हमने 15 मैचेस लास्ट जीते हैं, तो आप टीम भी देख लें और उनमें आप जो है वो परफॉर्मेंस भी देखें उन मैचेस में जाके अपनी टीम की। जीत तो गए थे बट वो टीम्स कितनी क्लोज आई थी आपसे। जो अच्छी टीम मिली थी आपको इंडिया, उन्होंने आपको 3 दफा हराया, एक ही इवेंट में 3 दफा हराया और रिकॉर्ड बनाया उन्होंने एक किस्म का। उसके बाद बोलते हैं कि वी रीच द फाइनल बट कुडंट विन। We also have to realize that we played against the number one side, which exposed areas we need to improve in, especially playing spin. We have made some changes and hoping to show improvements. यही बात हम भी करते हैं कि आपने जिन प्लेयर्स को सिलेक्ट किया था क्या वो उतने काबिल हैं कि वो टीम में आए, क्योंकि मैंने पहले भी बोला था कि आपने माइक हैसन ने तो नहीं, ऑब्वियसली आकिब जावेद सिलेक्ट करता है टीम, तो आकिब जावेद ने अपने ईगो को जो है ना वो सेटिस्फाई करने के चक्कर में बाबर रिजवान दोनों को ड्रॉप किया कि भाई ये दोनों जो है वो अच्छी क्रिकेट नहीं खेलते हैं, खासतौर पे T20 क्रिकेट में, तो लेट्स ड्रॉप देम। तो वो 14 दिसंबर 2024 में 13 दिसंबर 2024 में वो ड्रॉप हुए थे, और उसके बाद अभी बाबर आजम का कमबैक हो रहा है। तो आप अपनी गलतियों पे खुद ध्यान नहीं देते हैं, फिर आप बोलते हैं कि हमें इंप्रूव करने की जरूरत है, बट आप इंप्रूव क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे हैं, इंप्रूवमेंट कुछ भी नहीं है। आप बैक टू बैक एशिया कप में मैचेस देखें या ट्राई नेशन सीरीज जो आपने खेली थी वो देखें, आपकी परफॉर्मेंस वही थी, कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ रही थी। हाँ, आई अंडरस्टैंड कि ड्यूरिंग द टूर्नामेंट आप कुछ भी काम ऐसा नहीं कर सकते, बट आई एम श्योर कि आपने भी ये रियलाइज किया, एंड आई एम हैप्पी कि आपने ये रियलाइज किया। और आगे भी जो अगर आप प्लेयर्स जिन भी प्लेयर्स को आप सिलेक्ट करेंगे, आई होप कि वो अच्छी परफॉर्मेंस दे और वो अपने टैलेंट के ऊपर आए टीम में, ना कि आपको वो पसंद है या उसको वो पसंद है वो उस तरह से टीम में आए। अभी उस्मान खान या उस्मान तारिक दोनों प्लेयर्स का बनता ही नहीं था टीम में आना। हसीबुल्ला को आपने ओडीआई फॉर्मेट में रखा है, व्हाई नॉट टू कीप हिम इन दी T20 स्क्वाड। उस्मान खान ट्राइड एंड टेस्टेड है भाई, वो आपको क्या जिताएगा? उसके पास टेक्निक ही नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने की, वो टेक्निक ही नहीं है उस बंदे के पास। वो जैसे खड़ा होता है, आप अगर कोई अच्छा क्रिकेटर होगा ना तो वो बता देगा आपको कि क्या इसकी टेक्निक है कि ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे। यहाँ पे वही है ना कि बस एक तेरा एक मेरा। उस्मान तारिक मैं 100% में आपको गारंटी देता हूँ कि जब ये इंटरनेशनल में बॉलिंग करेगा ना, इसका बॉलिंग एक्शन जो है ना वो रिपोर्ट होगा आईसीसी में, आई एम श्योर, आप देखिएगा। बाकी बात हुई कि बाबर आजम के ऊपर कि बाबर आजम कौन से नंबर पर खेलेंगे और बाबर आजम की जो सिलेक्शन है वो किससे हुई है और किसके कहने पे हुई है। तो उस पे बोला कि बाबर हैज बीन गिवन एन अदर अपॉर्चुनिटी इन T20s, he will bat at number 3 and I'm hopeful he will make a brilliant comeback। और ठीक है,
आपने नंबर 3 पे उसको अपॉर्चुनिटी देनी है, नंबर 3 पे वो खेलेगा। और ये एक अच्छी बात की है पीसीबी ने कि इन्होंने जस्ट साउथ अफ्रीका की सीरीज़ के लिए नहीं, बल्कि जो ट्राई सीरीज़ आपकी होनी है बिटवीन श्रीलंका वर्सेस जिम्बाब्वे एंड पाकिस्तान, तो उसके लिए भी यही स्कोर आपका होगा। तो ये बाबर के पास भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करे और अच्छी परफॉर्मेंस दे। नंबर 3 पे बहुत अच्छा है कि नंबर 3 पे उसको रखा गया है और साइम और साहिबजादा फरहान को बैक किया जा रहा है। स्टिल साहिबजादा फरहान ने तो अपनी परफॉर्मेंस दी है, बट बहुत सारे क्वेश्चंस हैं साइम अयूब की परफॉर्मेंस पे, क्योंकि साइम अयूब की जो एशिया कप में पर्टिकुलरली परफॉर्मेंस थी, तो उसने सिर्फ 7 मैचेस में आई गेस कोई 70 रन्स बनाए थे। तो ये एक्सेप्टेबल बिल्कुल भी नहीं है साइम की परफॉर्मेंस। तो ये थोड़ा-सा साइम को भी देखना पड़ेगा। और सॉरी 70 नहीं, साइम ने 7 मैचेस में 37 रन्स बनाए थे विद द स्ट्राइक रेट ऑफ 97 रन और 97। तो ये साइम को भी डिसाइड करना पड़ेगा कि उसको कहाँ पे जाना है, उसको अपने करियर को कहाँ पे एंड करना है, या यहीं से वो ड्रॉप होके वापस डोमेस्टिक में जाएगा, क्योंकि 49 मैचेस वो खेल चुका है और उसकी परफॉर्मेंस 0 है। बाकी बाबर आजम नंबर 3 पे आए हैं, तो बाबर आजम को अपनी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। और बाबर आजम ने, अगर पीछे हम देखें, तो बाबर आजम की जो सिलेक्शन हुई है टी20 फॉर्मेट में, तो वो पीछे कोई ऐसी परफॉर्मेंस खास नहीं दे के आया कि उस पे हम बात करें कि हाँ यार बाबर ने उस मैच में परफॉर्म किया था। जो 2 फॉर्मेट बाबर आजम खेलता था, ओडीआई और टेस्ट, उनमें भी कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है कि बंदा बोले कि हाँ फॉर्म लगा हुआ है इन 2 फॉर्मेट्स में, तो आप तीसरे फॉर्मेट में भी आप इसको आजमाएं और इसके फॉर्म का जो लगा हुआ है उसका फायदा उठाएं। बट फॉर्म भी नहीं लगा हुआ और ईगो भी है कि मुझे डोमेस्टिक में भी नहीं जाना और खेलने भी तीनों फॉर्मेट्स हैं, तो आपको फिर बाबर साहब परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपकी राय क्या है और आप क्या स्कोर से सैटिस्फाई हैं, और जो माइक हैसन ने जो स्टेटमेंट्स दी हैं, क्या आप उससे सैटिस्फाई हैं? तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।